मोनी अपने कमरे में पर्ल का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात से सुबह हो जाती है और पर्ल नहीं आता। ये देखकर अब मोनी को पर्ल की चिंता सताने लगती है और वो चिंता में रजत के पास जाकर उससे कहती है। रजत, कल रात से पर्ल नहीं आए, क्या तुमने पर्ल को देखा है? मोनी, कल शाम तक हम साथ ही थे, लेकिन रात को उसके पास किसी का कॉल आया और वो वहाँ से चला गया, लेकिन कहाँ गया ये नहीं पता। तुम चिंता क्यों करती हो मोनी, पर्ल आ जाएगा। पर्ल के इंतजार में अब एक बार फिर रात हो जाती है, लेकिन आज भी पर्ल नहीं आता। पर्ल की चिंता मोनी को बेचैन कर रही थी, लेकिन वो करे भी तो क्या। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ तो मोनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विश घबराती हुई मोनी के पास आकर उससे कहती है। मोनी, वो विश, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना घबरा रही हो? मोनी, वो पर्ल? क्या हुआ पर्ल को, और कहाँ है वो? मोनी, जो दादी थी वो दादी नहीं बल्कि एक सपेरा है, और कोई मामूली सपेरा नहीं बल्कि एक इच्छाधारी सपेरा। दादी तो बहुत समय पहले ही मर चुकी है। क्या? विश, बात क्या है? आराम से बताओ। मैं रजत के लिए खाना लेने किचन में जा रही थी कि तभी मुझे दादी के कमरे से कुछ आवाज आई। जब मैंने उनके कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उनके कमरे में विश दादी के कमरे की खिड़की से देखती है कि दादी और सुमित्रा एक पेंटिंग के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं और उस पेंटिंग के पीछे एक दरवाजा था। ये देख विश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और साथ ही दादी अपना रूप बदलकर एक सपेरे में तब्दील हो जाती है। ये देखकर विश को और बड़ा झटका लगता है और जब सपेरा विक्रम और सुमित्रा उस खुफिया दरवाजे के पीछे जाते हैं तो विश भी अपना नागिन अवतार लेकर अपने आकार को छोटा कर उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के पीछे एक काफी अजीब सी जगह थी जहाँ पर हर तरफ नीली रोशनी थी और उस नीली रोशनी के बीच में एक मिरर बॉक्स था और उस बॉक्स में पर्ल बेहोशी की हालत में पड़ा था और पर्ल को देखकर सुमित्रा कहती है। हाय मेरा बच्चा, कैसे ही शीशे में पड़ा हुआ है। देख जरा, तेरी माँ तुझे कितनी बड़ी सजा दे रही है। बस भी करो अपना ड्रामा। तुम कितनी अच्छी माँ हो और कितनी नहीं, वो मुझे पता है। हाँ, तो तुम भी मत भूलो, आज तक मैंने तुम्हें अपनी सास के रूप में रहने को कहा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें उन नागिनों से बचाना चाहती थी। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आज की रात 12 बजे जब लाल रोशनी पर्ल पर पड़ेगी तब हम उन दोनों नागिनों को हरा सकेंगे। इसका मतलब इन लोगों ने यहाँ पर्ल को कैद किया हुआ है। हे भोलेनाथ, आखिर इन लोगों ने पर्ल को कैद क्यों किया है और सुमित्रा अपने ही बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे ये सब जाकर मोनी को बताना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दादी के भेष में वो 5वां इंसान था जिसको हम अब तक तलाश कर रहे थे। हाँ मोनी, और तो और सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही, सुमित्रा ने अपने ही बेटे को इस तरह कैद क्यों किया है? विश, जो भी है, हमें इसका सच तो वहीं उस दरवाजे के पीछे ही पता चलेगा। इतना बोलकर अब विश और मोनी दोनों ही दादी उर्फ विक्रम के कमरे में जाते हैं और उस पेंटिंग को हटाते हैं जहाँ पर दरवाजा देख मोनी भी हैरान थी और दोनों नागिन अपना आकार छोटा कर उस अजीब सी जगह पर जाती हैं जहाँ मोनी पर्ल को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती और वो अपने अर्धनागिन अवतार में आकर गुस्से से चिल्लाती हुई अपनी सास सुमित्रा से कहती है। अरे ये कैसी माँ है आप? आपको तरस नहीं आता है अपने लड़के पर? उसको इस तरह से एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया है आपने। मेरी बहू रानी को अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। बहू रानी, मात्र 2 घंटे और उसके बाद तेरा पति भी मर जाएगा और तेरा भी अंत हो जाएगा। सुमित्रा, मरने से पहले इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो तुम भी इसको सच बता ही दो कि आखिर पर्ल कौन है। वैसे विक्रम, बात तो तुम दो आना सही कह रहे हो। किसी इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए जिसका इस धरती पर आखिरी दिन हो। लेकिन विक्रम, यहाँ पर तो ये इंसान है ही नहीं, ये तो एक नागिन है। चलो कोई बात नहीं, नागिन है तो क्या हुआ, है तो मेरी सौतेली नागिन बहू ही ना। बहू, मेरी प्यारी बहू, पर्ल मेरा बेटा नहीं है, बल्कि ये तो मुझे रोड पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था उस दिन जब हमने तुम नागिनों से नागमणि छीनी थी।
उस दिन मुझे ये बच्चा दिखा और मुझे नागमणि रखने के लिए किसी के शरीर की जरूरत थी। फिर क्या था, मैंने इस बच्चे यानी पर्ल को चुना और नागमणि। सुमित्रा बोल ही रही थी कि तभी चांद लाल हो जाता है और उस चांद से लाल रोशनी प्रकट होती है। वो रोशनी सीधा पर्ल के पेट पर जाती है। जैसे ही उसके पेट पर वो रोशनी पड़ती है, वैसे ही पर्ल हल्का सा हवा में उड़ जाता है और उसके पेट पर नागमणि का निशान आता है और नागमणि पर्ल के पेट से निकल जाती है। नागमणि को देखकर विक्रम खुशी से फूले नहीं समाता और वो उस नागमणि को लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसका लालच देखकर सुमित्रा कहती है, विक्रम तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मूर्ख औरत, देख नहीं रही कि नागमणि लेने जा रहा हूँ। इसको लेकर मैं तो विदेश चला जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विक्रम। विक्रम रुको। विक्रम एक नहीं सुनता और जैसे ही वो नागमणि को लेने जाता है, वैसे ही भस्म होकर राख बन जाता है। ये देखकर सुमित्रा हैरान रह जाती है। उसको इतना हैरान देखकर मोनी सुमित्रा से कहती है, क्या हुआ सुमित्रा? सासू माँ उर्फ सौतेली सासू माँ, आप नहीं जाएंगी नागमणि लेने के लिए? मुझे नहीं चाहिए ये नागमणि, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे इतनी जल्दी भी क्या है सासू माँ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं आप? मोनी, तू मुझे मारने के चक्कर में अपने पति को खो देगी, समझी? तेरा पति देख कैसे तड़प रहा है। मोनी, तुम पर्ल को बचाओ, इसे तो मैं देखती हूँ। मोनी अब तुरंत पर्ल के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि पर्ल मर चुका है। ये देखकर मोनी बिलखते हुए सुमित्रा और विश के पास जाती है और गुस्से में अपनी आंखें लाल करके विश से कहती है, विश, इस नीच औरत को छोड़ दे। इसको मैं अपने हाथों से मारूंगी। मैंने बहुत कुछ खोया है, अपना परिवार, अपने नागलोक के वासी, सबको खो दिया इस औरत के लालच के चलते। और आज भी मैंने मेरे पति को खो दिया है इस लालची औरत की वजह से। सुमित्रा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह मोनी अपने नागिन अवतार में आती है और सुमित्रा को अपनी पूंछ में जकड़कर पटकने लगती है। कुछ समय बाद वो उसको डस कर फेंक देती है, लेकिन उसके बाद विश उसको पूंछ में जकड़ लेती है और चांद की लाल रोशनी में उसको ले जाती है, जहाँ उस लाल रोशनी की वजह से सुमित्रा का मृत शरीर भस्म हो जाता है। अपनी दादी के कमरे में आया रजत एक अनजान दरवाजे को खुला देखकर उसके अंदर घुसता है, जहाँ आकर वो अपने भाई की लाश देख खूब रोता है और मोनी की हालत तो उससे भी ज्यादा बदतर थी। उसकी ऐसी हालत देखकर शिव भगवान वहाँ प्रकट होकर मोनी से कहते हैं, मोनी मेरी बच्ची, उठो और यूं इस तरह रोना बंद करो। हे भोलेनाथ, आप तो अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं ना, तो फिर आपने मेरे पति को मुझसे क्यों छीना है? मेरे पास मेरी बहन और मेरे पति के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उससे अपने पति को जीवित कर सकती हो मोनी। और तुम ये कैसे भूल गई कि तुम एक शेष नागिन हो, और शेष नागिन कुछ भी कर सकती है मोनी। आज मैं अपने भक्त मोनी को वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति पर अब कोई आंच नहीं आएगी, और साथ ही अब तुम्हारे साथ साथ पर्ल भी नागमणि का रक्षक बन जाएगा। जैसे ही तुम पर्ल की नाभि पर नागमणि रखोगी, उसी पल पर्ल जीवित हो जाएगा। और विश, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आजीवन अपनी बहन की रक्षक बनकर उसकी और नागमणि की रक्षा करोगी, साथ ही एक इंसान के साथ सुखी जीवन बिता पाओगी। तथास्तु। भोलेनाथ अब एक बार फिर आसमान में विलीन हो जाते हैं और भोलेनाथ की बात को ध्यान में रखते हुए मोनी नागमणि को अपने हाथों में लेती है। और जैसे ही मोनी नागमणि को पर्ल के नाभि पर रखती है, वैसे ही नागमणि पर्ल के पूरे शरीर में एक नीली रोशनी उजागर करती है और वो जीवित हो जाता है। ये देखकर मोनी बहुत खुश होती है और खुशी से मोनी पर्ल को गले से लगा लेती है। ऐसे ही कुछ देर बाद मोनी नागमणि को अपनी नाभि के पास लाती है और वो नागमणि उसकी नाभि में विलीन हो जाती है। इस तरह से अब नागमणि मोनी को मिल जाती है। साथ ही वो अपने पति के साथ अब उस गुप्त दरवाजे से बाहर आती है, जिसके बाद वो अपने घर वालों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजारती है और इस तरह नागिन का इंतकाम पूरा होता है।